जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान बोर्ड पर। जैसा कि साथियों आप सबने थोड़ी देर पहले हमारा एक इंट्रो देखा था जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो आज आपके सामने उपस्थित हो गए हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के। तो जो 10th वाले बच्चे हैं बेसिकली आज मैं उनको पढ़ाऊंगा और हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आज हम लोग इस पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों एक बार जो लोग मुझे सुन पा रहे हो एक बार कमेंट में यस लिख दो और सेशन हमारा कैसा लगेगा एक बार अपनी राय उस पर जरूर लिखना। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे केमिस्ट्री जो है ये शब्द जो है ना वो कैसे पढ़ा था थोड़ा सा इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा मिस्र जो है एक कंट्री है और इस मिस्र कंट्री में जो है एक मिट्टी पाई जाती है और मिस्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसका रंग जो होता है वो काला होता है, यानी काली रंग की मिट्टी जो है वो पाई जाती है मिस्र के अंदर। क्लियर है? एक मिट्टी पाई जाती है मिस्र के अंदर और इस मिट्टी का कलर जो होता है वो काला होता है ना। जिसको मिस्र के अंदर इस मिट्टी को, ये जो काली रंग की मिट्टी है, इसको वहां पर कैमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैमी कहा जाता है। और इसी कैमी से केमिस्ट्री बना है। क्लियर है? कैमी से क्या बना है? केमिस्ट्री बना है। तो याद रखिएगा मिस्र एक कंट्री है जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है और ये जो मिट्टी है इस मिट्टी को वहां पर कैमी कहा जाता है। तो कैमी से ही क्या बना हुआ है? हमारा पूरा का पूरा केमिस्ट्री बना हुआ है। वैसे मिस्ट्री का मतलब रहस्य होता है, तो जिस मिट्टी के अंदर रहस्य मिलेगा उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी से बेसिकली साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे आयरन वहां से प्राप्त होता है, उसके बाद कॉपर प्राप्त होता है, उसके बाद कार्बन के रूप में हमको बहुत सारे पदार्थ उसमें से प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको वहां पर देखने को मिलती है। यानी मिस्र के अंदर जो काली मिट्टी पाई जाती है जिसको हम लोग कैमी कहते हैं, उसी कैमी से केमिस्ट्री बना हुआ है। क्लियर है? सारे लोगों को समझ में आ गया? तो एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर देखो बच्चे, आज का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो हमारा है वो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो इसको पढ़ने से पहले बच्चे हम लोग किसी चीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग सिलेबस पर नहीं जाते हैं। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा थोड़ा चीज को हम लोग जान लेते हैं। तो केमिस्ट्री कहते किसको है पहले वो हम लोग जान लेते हैं बच्चे कि केमिस्ट्री किसको कहते हैं, है ना। ये केमिस्ट्री जो है वो किसको कहा जाएगा? तो याद रखिएगा विज्ञान की वह शाखा, चूंकि बच्चे आपको पता है कि विज्ञान को कई भागों भागों में बांटा गया है, उसमें से एक हमारा रसायन विज्ञान भी है ना। तो रसायन विज्ञान हम लोग किसको कहेंगे, केमिकल साइंस किसको कहा जाएगा, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्लियर है? तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संघटक कण, उसके गुण तथा उसके आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही केमिस्ट्री कहलाता है। क्लियर है बच्चे? तो जो लोग मुझे सुन रहे हो बच्चे, वो क्या करो अभी कि एक कॉपी और पेन लेकर के बैठो ताकि जो जो हम बोले वो आप नोट करें। क्लियर है? तो आपको केमिस्ट्री का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, है ना। रसायन रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संघटक कण, उसके संरचना तथा उसके आंतरिक गुणों के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वही क्या कहलाएगा? केमिस्ट्री कहलाएगा। समझ में आ गया? चलिए उसके बाद बच्चे हम लोग केमिस्ट्री के अंदर हम लोग थोड़ा सा पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पदार्थ के बारे में। सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हो एक बार कमेंट में यस लिख दो और समझ में आ रहा है तो कमेंट में एक बार यस लिख दो। क्लियर है? कुछ बच्चों का कमेंट मुझे दिख रहा है तो कृपया बच्चे अच्छा अच्छा थोड़ा कमेंट करिएगा क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बच्चे हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहते हैं। तो आपने बचपन से एक चीज पढ़ा है बच्चे कि पदार्थ किसको कहते हैं? वह वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, जो कुछ रुकावट उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करे। तो इस तरह की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? यानी
वे वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसका आयतन हो, तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? पदार्थ कहलाएंगे। क्लियर है? जैसे आप मेरे हाथ में देख लो, ये भी क्या है? एक पदार्थ है। मेरे इर्द गिर्द जैसे आप ये डिजिटल बोर्ड देख रहे हो, ये भी एक पदार्थ है, सब्सटेंस है। इस कमरे में जो चीज लगे हुए हैं वो भी एक तरह का सब्सटेंस है। क्लियर है? एक पदार्थ है। मैटर बोलो या सब्सटेंस बोलो बच्चे, बात एक ही है। क्लियर है? तो यहां तक सारे लोगों को समझ में आ गया। तो बच्चे पदार्थ जो है उसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो उसको 3 भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। क्लियर है? तो बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि पदार्थ जो है उसको हम लोग कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में यहाँ पर बांटेंगे। पहला जो भाग होगा हमारा वो होगा तत्व। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला क्या होगा हमारा? तत्व होगा। और दूसरा जो होगा बच्चे वो होगा हमारे पास यौगिक। दूसरा क्या होगा? यौगिक। ध्यान रहेगा आप लोगों को, यौगिक। और तीसरा जो होगा बच्चे वो जो होगा वो होगा हमारे पास मिश्रण। क्लियर है? क्या होगा? मिश्रण होगा। तो पहला जो हमारे पास है वो है तत्व, दूसरा जो है हमारे पास वो है यौगिक, और तीसरा जो है हमारे पास वो है मिश्रण। बच्चे तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? एलिमेंट कहा जाता है। उसको उसके बाद यौगिक को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। यौगिक को क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। उसके बाद मिश्रण को हम लोग मिक्सचर कहते हैं। मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। तो बच्चे सारे लोग ध्यान से थोड़ा समझिएगा। पदार्थ को हमने यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला हमारे पास है तत्व, दूसरा हमारे पास है यौगिक, और तीसरा जो है वो हमारे पास क्या है? मिश्रण है। क्लियर है? तो तत्व जो है उसको भी हम लोग 2-3 भागों में बांट सकते हैं। थोड़ा सा समझिएगा सारे लोग यहाँ पर। यहाँ जो तत्व है ये या तो धातु हो सकते हैं, तत्व या तो धातु हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? अधातु हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? उपधातु हो सकते हैं। क्या होंगे? उपधातु होंगे। क्लियर है? तत्व जो है बच्चे वो 3 तरह के हो सकते हैं। पहला धातु हो सकता है, दूसरा अधातु हो सकता है, और तीसरा जो है वो उपधातु हो सकता है। अब ये धातु क्या है? आपने पढ़ा है कि वे पदार्थ जिसमें विशेष प्रकार की चमक होती है तथा जिसे पीटने या बजाने पर उससे एक आवाज निकलती है, उसको क्या कहेंगे? धातु कहते हैं। और इसका ठीक विपरीत जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। वे वस्तु जिनमें किसी भी प्रकार का कोई चमक नहीं होता है और उसे पीटने या बजाने पर उससे आवाज भी उत्पन्न नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? अधातु कहते हैं। क्लियर है? और जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिश्र धातु, उपधातु कहेंगे। क्लियर है? अब अगर इसको समझना है तो हम लोग थोड़ा सा बच्चे दैनिक जीवन का एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये महिला है, या देख करके पता चल जाएगा पुरुष है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पुरुष है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो महिला है, लेकिन जिसमें महिला पुरुष दोनों का गुण पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? उपधातु। और आपको पता है महिला पुरुष का गुण जिसमें होगा उसको क्या कहेंगे? क्लियर है? तो ये समझाने के लिए था कि जिसमें धातु का गुण हो जाएगा, फिर उस किसी किसी में अधातु का गुण होगा, और जिसमें क्या होगा? दोनों का गुण पाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा बच्चे? उपधातु कहलाएगा। क्लियर है? अब आप हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि यौगिक, यौगिक को बच्चे हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो होगा बच्चा वो होगा कार्बनिक यौगिक। पहला क्या होगा? कार्बनिक यौगिक। पहला जो होगा वो होगा कार्बनिक यौगिक, और दूसरा जो होगा वो होगा अकार्बनिक यौगिक। पहला क्या होगा? कार्बनिक यौगिक, और दूसरा जो होगा वो होगा अकार्बनिक यौगिक। अब सारे लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपने कई बार पढ़ा होगा कि कार्बनिक यौगिक जो होता है उसमें कार्बन उपस्थित होते हैं। आप में से सारे बच्चों को पता होना चाहिए, जो 9th क्लास में बच्चे पढ़े हैं उनको पता होगा कि बच्चे अगर आप सी को देखते हो, थोड़ा सा समझ लेंगे यहाँ पर। जैसे ये सी जो है बच्चा वो कार्बन होता है। सी क्या होता है? कार्बन होता है। इसका जो सिंबल सी मतलब क्या होता है? कार्बन होता है। इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होगा? 6 होगा। और इसका परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है? 12 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 और इसका परमाणु भार कितना होगा? 12 होगा। क्लियर है? और इसके साथ ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोजन देखने को मिलता है। इसका परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार भी कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? तो बच्चे 9th क्लास में आप लोग ये पढ़े होंगे कि कार्बन, सी का मतलब क्या होता है? कार्बन,
और H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। क्लियर, क्लियर है? तो सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया तो एक बार कमेंट में यस लिख दीजिएगा आप लोग। क्लियर है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा आप यहाँ पर कि कार्बनिक यौगिक किसको कहेंगे, जिसमें कार्बन उपस्थित रहेगा उसको हम लोग कार्बन कहेंगे। यानी वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होते हैं उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होते हैं उसको क्या कहेंगे, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे बच्चे आप यहाँ पर समझो CH4 है ना, CH4 जो है वो मीथेन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, मीथेन का, या मेथेन कहते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए C2H6 एथेन है, C3H7 या 8H8 ये सब क्या है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। अगर आपको दिक्कत है तो नाम भी साथ साथ नोट करते चलिएगा। क्लियर है? तो ये सब जो आपको दिख रहा है वो क्या है, कार्बनिक यौगिक है। और ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक। तो बच्चे अकार्बनिक यौगिक जो होगा वो हम लोग किसको किसको कहेंगे, तो जिसमें कार्बन नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अकार्बनिक यौगिक में जैसे NaOH है ना, NaOH किसका फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। उसके बाद जैसे मान लीजिए MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद H2O। क्लियर है? ये सब जो है इसमें बच्चे कहीं पर भी आपको कार्बन नजर नहीं आएगा। क्लियर है? तो जिनमें कार्बन नहीं रहता है वो अकार्बनिक यौगिक कहलाएंगे, और जिनमें कार्बन रहता है वो क्या कहलाएंगे, कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। तो बच्चे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो विशेष रूप से हम लोग किस पर ध्यान देंगे, कंपाउंड के ऊपर ध्यान देंगे। क्लियर है? और तीसरा जो हमारे पास है वो मिक्सचर है। क्लियर है? तो ये तो या तो समांगी मिश्रण हो सकता है, क्लियर है, या तो ये समांगी मिश्रण हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, विसमांगी मिश्रण हो सकता है। क्या होगा, विसमांगी, समांगी मिश्रण या विसमांगी मिश्रण। क्लियर है? सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा, और दूसरा क्या कहलाएगा, विसमांगी मिश्रण कहलाएगा। अब समांगी मिश्रण किसको कहेंगे, जिसमें पदार्थों के कण आपस में क्या होगा, समान अनुपात में होगा। अब समझ लीजिए आप समांगी मिश्रण किसको कहेंगे। सपोज करिए कि हमारे पास पानी है, थोड़ा सा आप इसको थोड़ा समझिएगा कि हमारे पास मान लीजिए कि पानी का एक बोतल है जिसमें यहाँ पर हमारे पास 1 लीटर पानी जो है वो भरा हुआ है। इसमें कितना पानी है, 1 लीटर पानी जो है इसके अंदर भरा हुआ है। और सपोज करिए कि इसी पानी में हम लोग चीनी को घोल देते हैं। बच्चे चीनी का फॉर्मूला किसको किसको पता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि चीनी का फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर है? तो चीनी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C12H22O11। ये जो है वो चीनी का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? और C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है? तो आप ध्यान दीजिए कि पानी के अंदर जो है वो चीनी को घोल दिए तो इसका जो मिक्सचर बनकर के तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। इसमें नमक भी डाल सकते हैं आप, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसी को हम लोग नमक कहते हैं या साधारण नमक कहते हैं। या बच्चे कहीं कहीं से यहीं से आपसे फार्मूला पूछ लेगा एग्जाम में कि बताइए टेबल साल्ट क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड को ही टेबल साल्ट कहा जाता है। क्लियर है? तो सारे लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो इससे जो मिश्रण बन करके तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा, है ना। अब गांव घर में एक आध बच्चा जो होता है अकट्ठी टाइप का होगा, तो बच्चों के हिसाब से अगर आपको समझना है तो कैसे, कोई मान लो थूक फेंक दिया, तो जो थूक फेंक दिया उसमें हमको पता नहीं है कि किस किस तरह का सब्सटेंस जो है वो मिला हुआ है, तो क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा, है ना। और जिसमें हमको नहीं पता रहेगा वो विसमांगी कहलाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब जिसमें घुल गया पूरी तरीके से तो वो समांगी मिश्रण कहलाएगा, आपस में मिक्स हो गया तो। और जिसमें नहीं मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, विसमांगी मिश्रण कहेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। क्लियर है? तो बच्चे पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। पहला हमारे पास क्या है, तत्व है, दूसरा हमारे पास यौगिक है, और तीसरा जो है वो हमारे पास क्या है, मिश्रण है। तो तत्वों को हम लोग 3 भागों में बांट दिए, धातु, दूसरा अधातु, और तीसरा उपधातु। और बच्चे यौगिक जो है उसको हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, पहला कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक।
और मिश्रण जो है वो दो तरह का हो गया, एक हो गया समांगी मिश्रण और दूसरा हो जाएगा विसमांगी मिश्रण। क्लियर है? पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा समांगी मिश्रण और दूसरा हो जाएगा विसमांगी मिश्रण। क्लियर है सारे लोगों को? चलिए, पहला हो जाएगा समांगी मिश्रण और दूसरा हो जाएगा विसमांगी मिश्रण। किसी को कोई दिक्कत है तो अगर दिक्कत है तो बच्चे पूछ लीजिए या फिर कमेंट करिए अगर समझ में आ गया तो। क्लियर है? तो ये हमारे पास सब्सटेंस को हमने क्लासिफाई कर दिया है तीन भागों में, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। क्लियर है? तो जो हमारे पास एलिमेंट आपको दिख रहा है उसको तीन भागों में डिवाइड कर दिए। इस तरीके से हर एक का अपना अपना एक अलग अलग भाग हो गया। आई बात सारे लोगों को समझ में? बच्चे धातुओं के केस में क्या होता है कि अगर धातु के अंतिम कक्षा में यदि एक, दो, तीन इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कोई तत्व हमारे पास है और उसके अंतिम कक्षा में है ना, उसके पास मान लीजिए एक क्लास है और उस क्लास के अंतिम कक्षा में मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन भरा हो या दो इलेक्ट्रॉन भरा हो या तीन इलेक्ट्रॉन भरा हो। तो बच्चे जिस तत्व के अंतिम कक्षा में एक, दो, तीन इलेक्ट्रॉन भरा हुआ हो तो उसके अंदर धातु बनने की प्रवृत्ति होती है। वो कैसे होता है? एक, दो, तीन इलेक्ट्रॉन, देखिए हर परमाणु चाहता है या हर तत्व चाहता है बच्चे कि उसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो। क्लियर है? तो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होगा या तीन इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा। क्लियर है? और धातु बन जाएगा। यानी परमाणु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और क्या बन जाएगा? धातु बन जाएगा। अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा इस हिसाब से मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा ये ध्यान से देखिएगा सारे लोग। क्लियर है? मान लीजिए कि एक शेप हमारे पास आ रहा है, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है? सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इस तरह के कुछ शेप है जो हमारे पास आ रहे हैं। क्लियर है? तो बच्चे सारे लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज को। क्लियर है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो बीच बीच में मजाक उड़ जाएगा इसमें। छोड़िए, इसी बता देते हैं, जो मिस्टेक हुआ उसको काट लीजिएगा, ठीक है? तो समझिए कि कैसे कोई तत्व जो है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। क्लियर है? सपोज करिए कि हमारे पास ये क्या है? किसी परमाणु का नाभिक है और नाभिक धनायन होता है इसलिए इसके बीच में प्लस लगा हुआ है। अब क्या है कि इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्लियर है? तो हमने माना कि कुछ इस तरह का है। तो मान ली पहला जो कक्षा होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये किसका हो जाएगा बताइए? सोडियम, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। आ रही है सबको बात समझ में? तो अब आप इस चीज को ध्यान से थोड़ा समझिएगा। क्लियर है कि किस तरीके से हम लोग इस चीज को करेंगे? तो सारे लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखते रहिएगा, है ना? पहला में कितना हो जाएगा? 2, दूसरा में कितना? 8 और तीसरा में कितना हो जाएगा? 1। अब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसको कोई 7 गो इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, तो ये क्या करेगा? अपना इसका वाला इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा और इसके इस वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो जो तत्व अपना 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो धातु बन जाएगा। क्लियर है? जिसके पास अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या करता है? हमेशा याद रखिएगा, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, अधातु बन जाएगा। क्लियर है? लेकिन जिसके पास 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, है ना, और अधातु बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? जिसके पास अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो वो त्याग करके धातु बन जाएगा और जिसके पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अधातु बन जाता है। आ रही है बात सबको समझ में? क्लियर है? और याद रखिएगा, क्योंकि सर 4 वाले को तो छोड़ दिए, तो 4 वाला जो है ना, देखो इसके पास अगर अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है, ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है। तो इसके पास दोनों तरह का गुण होता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। शुरू में मैंने आपको कहा था कि किसी किसी में धातु का भी गुण होता है और अधातु का भी गुण होता है, तो सेम बात यहाँ पर होगा। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और किसी से इलेक्ट्रॉन वापस ये ले भी सकता है। इस तरह की क्रिया इसके साथ होती है। आई बात समझ में? तो
धातु, अधातु और उपधातु को समझने का सबसे आसान तरीका है कि जिसके बाह्यतम कक्षा यानी अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा और धातु बन जाएगा। और जिसके पास 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा और अधातु बन जाएगा। और जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो बच्चे आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हर एक परमाणु के अंतिम ऊर्जा स्तर में होता है, और 4 अगर किसी के पास है तो इसको 8 पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो किसी से ग्रहण कर लेगा 4 को या फिर किसी को दे देगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये उपधातु बन जाता है। आई बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं बच्चों की आज का ये जो इंट्रो क्लास है आप सारे लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर है? तो आगे जो बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से अगले क्लास में बात करेंगे। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो इंट्रो क्लास है केमिस्ट्री की, आज जो बेसिक चीज हुआ है उसके बारे में सारे लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर है? तो जो बच्चे कॉपी और पेन लेकर के पढ़ने के लिए बैठे हैं वो कृपा करके नोट करते चलिएगा, बारी बारी से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। क्लियर है? ये जो हेडिंग है इसके बारे में हम लोग अगले दिन बात करेंगे। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।